हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भरा नामांकन। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को मिल रही है मजबूती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदेश के विभिन्न जिलों में धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने निकाला रोष मार्च। कहा, हिंदुओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हुए शामिल। कहा, कुरुक्षेत्र को सनातन के विचार और संस्कृति का मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। कहा, भारत ने अपने 5000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता में व्यक्तियों को पारस्परिक जुड़ाव के मूल्यों को रखा कायम। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा ने आज अपना नामांकन भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज नामांकन की अंतिम तारीख है। अगर आज किसी ने नामांकन नहीं भरा तो 13 दिसंबर को नामांकन वापसी के आखिरी दिन रेखा निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगी। कांग्रेस पहले ही नंबर न होने की बात कहकर उम्मीदवार उतारने से इनकार कर चुकी है। भाजपा के पास 90 में से 48 विधायक पार्टी के हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी रेखा को समर्थन दे दिया है। उनके नामांकन से पहले मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक की। नामांकन के बाद रेखा शर्मा ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अमित भाई का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मनोहर लाल खट्टर जी का और मैं नायब सैनी जी का जो सीएम है, हमारे यशस्वी सीएम है हरियाणा के, उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया देश की सेवा करने के लिए। मैं राजनीति में तो बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने महिलाओं के लिए जो कदम उठाए हैं, सबसे पहले मुझे लगता है आज महिलाएं जिस रास्ते में उनको जाना चाहिए था, आज वो रास्ता उन्होंने दिखाया है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे ज़्यादा कदम अगर उठाए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि रेखा शर्मा राज्यसभा में हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखेंगी। महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने पानीपत से देश की महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं किसान हूं और उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझता हूं। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में सभी फसलें एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदी जा रही। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि एक ग्रॉस रूट लेवल के कार्यकर्ता को आज राज्यसभा के अंदर भेजा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत उनकी जो योजनाएं, जो उनकी नीतियाँ हैं और जो उनकी नीति है वो महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में किसान की मजबूती के लिए अगाध काम किए। मजबूती से किसान को सशक्त करने का काम अगर 10 वर्षों के अंदर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर हुआ है। क्योंकि अन्य विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई अन्य दल है, अभी भी वो लोग इस किसान के नाम के ऊपर इसके अंदर राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
भाजपा द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे सक्रिय सदस्य अभियान के तहत आज चंडीगढ़ में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया। इस मौके पर बड़ौली ने कहा कि पार्टी ने संगठन पर्व के तहत करीब 34 लाख साधारण सदस्य बना लिए हैं। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। प्रदेश में लगभग 50,000 लोगों को भाजपा का सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य बने और जिसने भी 50 से ज्यादा सदस्य बनाए हैं वो सभी सक्रिय सदस्य के रूप में सक्रिय सदस्य बनेंगे और यह अभियान 15 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख से 15 तारीख तक सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान है, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी सक्रिय सदस्य के रूप में आज अपने 100 रुपये की डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन 100 रुपये जमा करा के अपनी सक्रिय सदस्यता ग्रहण की है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश व प्रदेश के लोगों का जुड़ाव भाजपा से लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने विकास के नए आयाम छुए हैं। सरकार हर गरीब के घर तक योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता आपसी द्वंद्व में उलझे हुए हैं। कांग्रेस ने झूठे सपने दिखाकर लोगों को ठगने का काम किया है। वो भी उनको खराब दिखाई देता है। अब इसी का द्वंद्व चल रहा है कांग्रेस के अंदर। एक तो कह रहा मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई उनका प्रभारी, आपस में ही द्वंद्व चल रहा है। एक कह रहा ईवीएम हैक हो गई है। भाई कांग्रेस हैक हो गई है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ने जो गलत काम किए थे उस समय तो इनको ध्यान नहीं है, क्योंकि ये काम पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। एक समय था, ये बड़े राजा हुआ करते थे कांग्रेस के लोग, अभी सरकार हमारी आएगी, काम कुछ करते नहीं थे, लोगों को लॉलीपॉप देते थे और लॉलीपॉप दे करके वोट ले लेते थे, सजबाग दिखाते थे लोगों को। गरीब व्यक्ति को कांग्रेस के लोग बड़ा सजबाग दिखाते थे कि हम ये करेंगे, करते कुछ नहीं थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज प्रदेश के कई जिलों में रोष मार्च निकाला गया। फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला और अंबाला में विभिन्न हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। फरीदाबाद के समस्त धार्मिक, सामाजिक, हिंदूवादी संगठन एवं RWA प्रतिनिधि सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन जिला उपायुक्त कार्यालय उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय रक्षा मंच के अध्यक्ष BR भाटिया ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं और मां बहनों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय रक्षा मंच इस मुहिम को पूरे देश में चलाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर इस मामले को देख रही है, लेकिन फिर भी हम सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। के लिए अपने देश में विरोधी न प्रकट करें, ऐसा मुमकिन सिर्फ हमारे देश में ही है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, और विश्व भर में हमारे हिंदू भी शांत बैठे हैं। कई कंट्रीज होना तो ये चाहिए था कि आज जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वैसे तो मैं कहता हूं कि इस मामले में कोई पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा अपने विचार नहीं रखने चाहिए, सबको एक झंडे तले आ जाना चाहिए। तो सब अपने देश वो मिटा करके केवल हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। वहीं हिसार में राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों व संतों ने भाग लिया। ये प्रदर्शन क्रांतिमान पार्क से शुरू होकर लघु सचिवालय तक गया। प्रदर्शन में शामिल पर्वतारोही अनीता कुंडू ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमें घर घर जाकर युवाओं को जागरूक करना चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है और ये हिंदुस्तान के लिए भी बहुत गंभीर विषय है। मैं छोटी सी बात के माध्यम से समझा देना चाहती हूँ। पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उसकी लपट हमारे तक भी आएगी। ये आज हम जातियों में बटे हुए हैं, हिंदू धर्म विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ, इस देश की खिलाड़ी होने के नाते, हिंदू धर्म की बेटी होने के नाते, मैं गुरुकुल में पढ़ी हुई छात्रा हूँ। अगर आज हमने गंभीर तरीके से इसके ऊपर काम नहीं किया तो आने वाला समय हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। स्वामी जितेंद्रानंद व स्वामी गुरुचरण ने कहा कि हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर दयनीय और दर्दनाक अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको अब जाग जाना चाहिए। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने सनातन धर्म को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा निकाली थी। उसमें हम सबको एक सीख दी थी कि आज हिंदू की आबादी कम होती जा रही है और मुसलमानों की बढ़ती जा रही है। तो हम सबको एक सीख है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि वो हमारे धर्म पर एकजुट से खड़े रहे और लड़ते रहे। तो हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोके, और उसके साथ साथ एक हम संत खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अब चेतावनी और ये धरना प्रदर्शन का समय नहीं है। और मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ धरने धुरने के, क्योंकि अब जो करना है वो धरना नहीं करना है, क्योंकि करने का समय आ चुका है। हिंदुत्व के ऊपर इतना जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए अब हम मैदान में हैं। उधर पंचकूला में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर रोष मार्च निकाला और उपायुक्त मोनिका गुप्ता को ज्ञापन देकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। साध्वी अमृता दीदी ने बताया कि जब सनातन धर्म एकत्रित हो जाता है तो सारे काम सफल हो जाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम उठाए, क्योंकि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों से एकजुट होकर इस प्रकार की हिंसा का विरोध करने का आह्वान किया। इस विश्व के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक जहाँ कहीं हिंदू है वह मेरा अपना सहोदर भाई है। इस भावना के साथ हम जीते हैं। अगर बांग्लादेश के अंदर किसी बहन बेटी के साथ कोई दुराचार करेगा तो हम यही समझेंगे कि हमारे घर की बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ है, और अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा, हत्या और महिलाओं पर अत्याचारों और मानवाधिकार हनन के विरोध में अंबाला में भी सनातन मंच के बैनर तले हिंदू संगठनों ने रोष प्रदर्शन किया। संगठन मंत्री महेंद्र शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए। वहां हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया है, जो कि अत्यंत निंदनीय है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और परमात्मानंद महाराज सहित देश के कई प्रमुख संत शामिल हुए। देवस्थानम सम्मेलन को संबोधित करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। हमारे धार्मिक स्थान स्वच्छता, सेवा और सहयोग के केंद्र बने, इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र प्राचीन समय से ही भारत की संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। भविष्य में भी कुरुक्षेत्र सनातन विचार और संस्कृति का एक मुख्य केंद्र बने, इस विषय पर केंद्र और हरियाणा सरकार कार्य कर रही है। विशिष्ट महत्व है। आने वाले समय में ये भारत की संस्कृति के, भारत के विचार के प्रतिपादन के केंद्र के रूप में विकसित हो। इस दृष्टिकोण से जो रचना, जो संकल्पना स्वामी गीता मनीषी जी महाराज ने की है, उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग इस पर विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये स्थल भारत के सनातन धर्म का एक मुख्य केंद्र बने। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि यहाँ पहली बार तीर्थ पुरोहित, तीर्थ पुजारी और सेवा अधिकारी एकत्रित हुए हैं। इस सम्मेलन में एकत्रित हुए सब लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। कल गीता जयंती महोत्सव के समापन अवसर पर 1 मिनट एक साथ गीता का पाठ किया जाएगा। कल 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम श्लोक लगभग मध्य श्लोक 9वें अध्याय का 22वां और अंतिम श्लोक, आओ सब जुड़े और सब बड़े मुस्कुराती मानवता की ओर। कल का हमारा पूरा पाठ विश्व भर में जो भाई करेंगे वो सारे का सारा पाठ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए समर्पित रहेगा। वहाँ उनकी भावनाएं सुरक्षित हों। और कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान कल पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया।
संत सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित देश भर से साधु समाज के लोग शामिल हुए। संत सम्मेलन का आयोजन गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने गीता को लेकर अपने विचार रखे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के जरिए गीता का संदेश पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। गीता में कर्म करने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों को लेकर मोहन यादव ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में असमर्थ है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि हिंदू और उनके धर्म स्थलों की रक्षा की जाए। इस मामले में भारत सरकार बेहद ही संवेदनशील है। कि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता दुनिया भर के लोगों के लिए न केवल बहुत सम्मान के साथ बल्कि पवित्र ग्रंथ के माध्यम से लोगों को कर्मवाद की शिक्षा मिलती है। ऐसे अवसर पर हमारे सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पाथे भगवान कृष्ण जहाँ लीला की प्रत्येक स्थान पर हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ भगवान कृष्ण के गीता के पाठ्यक्रम गीता जी को हमने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। बांग्लादेश के में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वे बड़े अमानवीय हैं, उनके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। मैं पूरे संसार के मानवाधिकार संगठनों से प्रार्थना करता हूँ आगे आए, वो स्वर उठाएं। यूनाइटेड नेशंस को आगे आना चाहिए। भारत सरकार अत्यंत संवेदनशील है, हमारे भारत सरकार के प्रयास अत्यंत सराहनीय, लेकिन मैं यूनाइटेड नेशन से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मानवाधिकार संगठनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हिंदुओं की निर्मम हत्या के विरोध में वो वहाँ की सरकार को चेतावनी दें और अपनी एक वॉइस रेज करें। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि विश्व की हर समस्या का समाधान पवित्र ग्रंथ गीता में निहित है। पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। इन उपदेशों को आज हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। के मोह में अपना साहस और हिम्मत छोड़ चुका था, तब भगवान ने उनको कहा कि इस धरती पर जो है ना वो अन्याय को समाप्त करना, यही हम सब लोगों का कर्म है। और उस उपदेश के बाद उसको जब ज्ञान हुआ तो उसने उस युद्ध में विजय प्राप्त की। तो वैसे ही इस आयोजकों ने इसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में जब 16 के बाद इसको बदला है, तो इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का और ज्ञानानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि गीता द्वापर युग का भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला संदेश ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण मानव जाति को सत्कर्म करने का उपदेश देता है। वे आज भिवानी में आयोजित गीता महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने गीता उत्सव की प्रदर्शनी में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक व सामाजिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि गीता देश ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता के संदेश को अपने आचरण में ढालना जरूरी है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की भी कड़ी निंदा की, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कलयुग के अंदर जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, संकट हैं, खराबियां हैं, उन सब के प्रश्नों के उत्तर जहां ढूंढे जा सकते हैं। जो घट गया, जो घट रहा है और जो घटेगा, उन सब के सॉल्यूशन का नाम है गीता। और इस पर से यही कहूँगा, गीता यही बार बार कहती है, तू कुछ भी कर पर सत्कर्म छोड़ नहीं, बुरे कर्म कर नहीं। जितना तू सत्कर्मों की तरफ बढ़ेगा। जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरा पर जो गीता ज्ञान दिया, उसके अंदर अगर हम उसका अनुसरण करें तो जीवन की हर जटिल समस्या का तो हमें समाधान मिलता है। मैं समझता हूँ कि गीता को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, और अगर हम गीता के ज्ञान पे चलें तो हमारे जीवन के अंदर किसी की कोई तरह का व्यवधान नहीं रहेगा। 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से योजनाओं सेवाओं की जानकारी दी। वहीं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने रक्तदान शिविर लगाया और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया। इसके अलावा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा लोगों को कानूनी रूप से जागरूक किया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत ने गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने दिल्ली में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने अपनी 5000 साल से ज़्यादा पुरानी सभ्यता में सहानुभूति, करुणा और सामंजस्यपूर्ण समुदाय के भीतर व्यक्तियों के पारस्परिक जुड़ाव के मूल्यों को कायम रखा है। उन्होंने कमज़ोरों की आवाज़ बनने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, न्यायपालिका और मुख्य हितधारकों समेत अन्य आयोगों के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने मानवाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में दृढ़ प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देने के सामूहिक संकल्प की भी पुष्टि की जहां न्याय और मानवीय गरिमा समाज की आधारशिला हो। रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक तो कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। ये उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारों के रूप में देखा जाता है। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मैं देखता हूँ। इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए साक्षात्कार में शामिल होंगे। उम्मीदवारों के साक्षात्कार की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के परिणाम यूपीएससी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। जननायक जनता पार्टी ने अपने सभी प्रमुख इकाइयों को भंग कर दिया है। अब पार्टी जनवरी 2025 से संगठन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करेगी और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए जिम्मेदारियां सौंपेगी। वहीं फरवरी 2025 से जेजेपी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाकर नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेगी। जजपा के 7वें स्थापना दिवस पर कल जींद में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के उपरांत पार्टी की हुई इस पहली बैठक में पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। जेजेपी चुनाव के हार के कारणों की समीक्षा करेगी और चुनाव के दौरान पार्टी में भीतरघात करने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के लिए जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार करेगी। भाजपा सरकार की खराब नीतियों के कारण गरीब, किसान, कमेरा वर्ग परेशान है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल है। ऐसे में जेजेपी आमजन की आवाज़ को मजबूती देगी और आने वाला समय पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से जेजेपी का होगा। इस दौरान जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी फिर से मैदान में उतरें और संगठन मजबूती के लिए काम करें। पार्टी के आगामी सदस्यता अभियान के दौरान गांव-गांव जाकर खासकर युवाओं और महिलाओं को जेजेपी के साथ जोड़ेंगे। चुनाव के दौरान विरोधियों के बहकावे में आकर जो लोग जेजेपी छोड़कर गए थे, वे आज वापस जेजेपी में आना चाहते हैं। इसलिए पार्टी उन्हें साथ जोड़ेगी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। गांव में, शहर के प्रति एक वार्ड के अंदर पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव को एक एक कार्यकर्ता लेकर जाए और जो साथी बहके चुनाव के दौरान, उन साथियों को भी वापस लाने का निर्णय किया गया है। मेरा ये मानना है कि 7 साल पहले जिस जोश के साथ साथियों ने संगठन की शुरुआत करी थी, आगामी महीनों के अंदर मेहनत कर उससे ज़्यादा जोश पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं का मिलकर लाने का काम करेंगे और एनर्जी के साथ मैदान में उतरकर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव में जेजेपी के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाली कांग्रेस पार्टी की हालत आज इतनी खराब हो चुकी है कि वे अभी तक नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला नहीं ले पाई है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। मुख्यमंत्री बन गया मगर कांग्रेस से विपक्ष का नेता नहीं बना और आज भी आई मी माई सेल्फ पे कांग्रेस टिकी है। मैं नहीं तो कोई नहीं।
और उसका नतीजा कांग्रेस ने केवल मात्र हरियाणा में नहीं भुगता, हरियाणा के नतीजों ने महाराष्ट्र में भी उसका नजरिया दिखाया है और अब देश भर में भी दिखाया। अगर इसी तरह आई मी माई सेल्फ पर एक पार्टी का नेतृत्व टिक जाता है तो उस पार्टी का पतन इसी तरह है। शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से अंबाला के व्यापारियों का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने का कहना है कि अंबाला से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का साइंस का सामान निर्यात होता है, लेकिन जब से शंभू टोल पर किसानों ने मार्ग बंद किया है तब से पंजाब और जम्मू से आने वाले व्यापारी अंबाला नहीं आ पा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण उनके साथ साथ श्रमिक वर्ग भी परेशान है। जो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का जो कस्टमर था, लोकल कस्टमर जो सामान परचेज करने आता था, वो नहीं आ रहा, जिससे कि काफ़ी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं उनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है और सप्लाईज जो हम सप्लाई देते हैं उस पर फ़र्क पड़ा है। स्कूल कॉलेज के जो बिजनेस, स्कूल कॉलेज, मेडिकल लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल के लोग जो सामान परचेज करने आते थे वो बिल्कुल नहीं आ रहे ड्यू टू दी बंद ऑफ रास्ता। जो आपका रास्ता बंद हुआ है जीटी रोड के ऊपर, ये शंभू बॉर्डर के बंद होने से जो व्यापारियों का आवागमन है वो इफेक्ट करता है। लोगों को घूम के आना पड़ रहा है, कहीं आते हैं कहीं नहीं भी आते, अवॉइड कर जाते हैं कि यार क्या करेंगे आके, और इस कारण से बिजनेस पे असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। कई अबाउट 70 to 80% बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है। कस्टमर्स जो हमारी तीनों स्टेटें हैं, पंजाब की, हिमाचल की, JNK की, उधर ट्रांसपोर्टों से माल जाता है वो बहुत लेट पहुंचता है। और जो हमारा इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, जो हमारा 100 करोड़ का काम करते थे हम नॉर्थ इंडिया से, ठीक है जी, वो सारा रह गया 10 करोड़ रुपये। कार्टेज अलग बढ़ गई है, उसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो डबल हो गई है। जो ये काम 1 घंटे में हो रहा है 3 घंटे में हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्योंकि जो सरकारें, जो पंजाब गवर्नमेंट्स हैं या जो भी इनके आपसी जो डिस्प्यूट्स हैं और जो पॉलिटिकल ड्रामा जिन्होंने किया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही स्टेट पंजाब को दिक्कत है और कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंत्रालय के 10 साल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि 2014 से 2024 तक पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की शहरी क्षेत्र की योजनाओं में निवेश 16 गुना बढ़कर 28,52,000 करोड़ से अधिक हो गया है। इसमें शहरी निर्माण, आवास योजना, शहरी परिवहन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन सहित कई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत नए शहरों के निर्माण के लिए भी मंत्रालय योजना पर काम कर रहा है। स्मार्ट सिटीज का एक फेज था हमारा पिछला, उसको कंप्लीट करते हुए अब न्यू सिटीज, इसके ऊपर फोकस है कि कैसे बढ़ती अर्बनाइजेशन को हम कवर करने के लिए और नए शहर कैसे बसाए जाएं। तो न्यू सिटीज की एक योजना ये भी बनाई गई है। बहुत जल्दी उसकी विस्तृत जानकारी तो आप लोगों को मिलेगी। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशीला गुप्ता ने आज चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर किसानों और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से सरकार ने देश में GST को लागू किया है तब से आम लोगों और छोटे कारोबारियों के साथ साथ कपड़ा उद्योग भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कपड़े उद्योग पर टैक्स 5 से 12% किया, जिसे अब वे 18 से 28% करने जा रही है, जिससे कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इन फैसलों से आम नागरिक की भोजन और कपड़े की ज़रूरत को पूरा करना और महंगा होगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के अन्य आप पदाधिकारियों द्वारा बिजली इत्यादि मुद्दों पर सरकार की आलोचना की गई। इंडस्ट्री को तबाह करने का ठेका ले लिया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि कपड़े के ऊपर 12% की जगह 18% और 28% तक टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि जो टैक्स 5% से इन्होंने 12% किया, अब 12% पे 28% करने की तैयारी और 18% करने की तैयारी है। ये कपड़े की इंडस्ट्री को तबाह कर देना चाहते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस देश से
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।